अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर दफ़ा हम एक एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम पे आपके साथ शामिल होते हैं। आज भी हमारा जो एक प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम वो भी एजुकेशन के हवाले से है। लेकिन आज थोड़ी-सी थीम हमने डिफरेंट रखी है कि एजुकेशन को हमने रिलेट किया है इंडस्ट्री के साथ। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई तालीम हासिल कर रहा है लेकिन उसको उसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, उसे क्या जॉब करनी है, कहाँ जाना है और क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, करंट एजुकेशन सिस्टम वो उस मयार पे पूरा उतर रहा है या नहीं। इन सारी बातों के हवाले से हमारे पास आज के जो एक्सपर्ट हैं वो ना सिर्फ उन्होंने एकेडमिया हायर एजुकेशन में पढ़ाया है बच्चों को, बल्कि वो इंडस्ट्री में भी बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो वो दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी कहाँ खड़ा है, स्पेशली हायर एजुकेशन जब बच्चे आते हैं। और उसके बाद उन बच्चों के लिए क्या वाकई इंडस्ट्री में रास्ता है, उनको वो चीज़ पढ़ाई जा रही है या नहीं पढ़ाई जा रही, और अगर पढ़ाई जा रही है तो उसमें हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ा रहे तो क्या मिसिंग है। वो सारी बातें करने के लिए मिस्टर कपिल कुमार हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा रिलेवेंट है और बड़ा मज़े का टॉपिक है, क्योंकि आज अगर हम सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो उसका जो रियल रीज़न है वो यही है कि स्किल अलाइनमेंट नहीं है। तो इस पे आज ज़रूर बहुत ज़बरदस्त बात होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर मेरे जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं उसमें हम थोड़ा सीरियस गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा है थोड़ा-सा हम फ़न साइड भी करेंगे और बच्चों के जो जेन ज़ी है और आगे जेन अल्फ़ा आ रही है, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे। क्योंकि हुँ। हम बड़े तो सारे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव को उनके लेंस से देखेंगे। तो पहले तो मैं हमेशा एक ये चीज़ करती हूँ कि आगे जाने से पहले, किसी सवाल से पहले, मैं जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे ही बोलती हूँ पहले वो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, फिर हम वहीं से सवाल शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम कपिल कुमार है हम्म। और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ आई एम रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। हम्म। मैं एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है स्टेट लाइफ, उसमें रीजनल हेड हूँ। और इसके साथ-साथ मेरा ताल्लुक एकेडमिया से भी है, तो बहुत हम्म। सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। तो रियलिटी में मैंने देखा है जो आज आपका टॉपिक है, क्योंकि एकेडमिया और इंडस्ट्री से दोनों से जब ताल्लुक होता है तो ये गैप आपको वाज़े नज़र आता है। नजर आती है। और इसके साथ-साथ मेरा जो जर्नी रही है उसमें सोशल वर्क में भी बहुत काम किया है मैंने। कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप कम्युनिटी है, द फाउंडर्स स्पेस। नाइस। वहाँ भी हम स्टार्टअप्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम्म। और स्टार्टअप्स को हम रास्ता दे रहे होते हैं कि कैसे वो आगे आके इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो। तो डिफरेंट हॉरिज़ॉन्स में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट वर्टिकल्स में। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड बिल्कुल। हसलिंग। तो वो बिल्कुल। हसल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो हम इसी का फ़ायदा उठाते हुए आपकी इस एक्सपीरियंस का हम आपसे जो इनसाइट है इसके हवाले से कि मेरा पहला सवाल तो ये है कि हम एजुकेशन सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा तो जब कॉलेज पास करता है, फिर यूनिवर्सिटी में आता है, तो उसके माइंड में कहीं न कहीं ये एम होता है कि मुझे कोई ना कोई करियर ऑप्ट करना है, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं कहती 100% फेलियर या 100% हमें डिस्कनेक्ट नज़र आता है, लेकिन किसी हद तक वो डिस्कनेक्ट मौजूद है, जहाँ पे हाँ वो यूनिवर्सिटी में जा तो रहा है, पढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे शायद कोर्स डिज़ाइन हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो अलाइन नहीं कर पा रहा या समझ नहीं पा रहा या हमारे टीचर्स नहीं समझ पा रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 100 में से कोई 80-90%, हुँ, हुँ, ये बड़ा मैं मोहतात होके फिगर दे रहा हूँ। हुँ, 80-90% वो बच्चा होता है जो खुद कैरियर चूज़ करके नहीं आता यूनिवर्सिटी में। हुँ, वो पीयर प्रेशर पे आता है, सोसाइटी के प्रेशर पे आता है। हुँ, एक वक़्त था जब हम सुनते थे कि जी एमबीए करना है, क्यों? हुँ, वो सब लोग एमबीए कर रहे हैं जी, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, एमबीए करने के बाद सीईओ लग जाते हैं और फिर पूरी दुनिया एमबीए करने को निकल पड़ी। और हुआ ये कि आज कोई 20-30 हज़ार की जॉब भी एक एमबीए को नहीं मिलती। हुँ, और वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और
कैरिकुलम भी अपडेट नहीं हुआ और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे। फैक्टर्स। फिर उसके बाद ये आईटी का बूम आया, अब हम्म। सब लोग आईटी की तरफ जा रहे हैं, फिर हम्म। वही अनएम्प्लॉयमेंट, आईटी की इतनी जॉब्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, दिस बट पॉइंट। हम उसके लिए बच्चे तैयार नहीं कर रहे हैं। हम्म। बस हमने एक रोबोट्स बना दिए, एक हमने सबके लिए वन फॉर ऑल सिलेबस बना दिया है, सब लोग वही पढ़ेंगे और उसके बाद वो जो आईटी की 1 लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मतलब मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, बट पाकिस्तान में भी ना एवरेज 1-1.5 लाख जॉब्स ऐसी हैं जो खाली होती हैं आईटी खाली की, होती बट उनके लिए हम बंदे तैयार नहीं कर है। रहे। हम बस रोबोट्स तैयार करते जा रहे हैं। जैसे कि एक आपने देखा हो बाड़े में भेड़ भैंसों को चाल। पाला जाता है, एक साथ चारा दे दिया जाता है, हाँ। तो हम अपना एजुकेशन सिस्टम भी इसी तरह चला रहे हैं। हम्म। सो वही रेस है। हम्म। सब लोग आईटी की तरफ जा रहे हैं जी, बहुत अच्छी सैलरी होती है, बट बच्चा जब आता है 2-3 सेमेस्टर पढ़ता है, उसको समझ आता है ये तो मेरा पैशन ही नहीं है, जाहिर है। मुझे तो ये करना ही नहीं था। और माइंड भी नहीं हो सकता, उसकी हाँ, इंटेलिजेंस डिफरेंट क्योंकि है। खाला ने आके अम्मी को बता दिया था, हाँ। तो बस यही करना है। क्योंकि खाला की बेटी जो है उसको 4 लाख मिल रहे हैं, उसकी कतर में जॉब हो हाँ। गई है, तो बस अब ये सारे बच्चे जो लाइन से बैठे हुए वो हैं, उधर ही इन सब जाएंगे। ने आईटी में ही कुछ ना कुछ करना है, हाँ, और फिर उसके बाद इन सबको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसकी जाहिर जो है। जिम्मेदारी है हाँ। वो एकेडमिया की तो है, हाँ, बट वो पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स की भी है और क्योंकि बच्चा स्टेट जब की भी है। 9th या 8th क्लास या मैट्रिक में होता है, हाँ, तो वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग कर पाए। बिल्कुल। तो वहाँ पेरेंट्स का भी एक रोल आता है, हम्म। वहाँ एकेडमिया का भी रोल आता हम्म। है, वहाँ पर इंडस्ट्री का भी रोल आता है, हम्म। और ओवरऑल सोसाइटी का भी रोल आता है। हम्म। सो हम सब मिलके अगर किसी को हाँ, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें सबका थोड़ा 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 पार्ट थोड़ा होता है। पार्ट है, स्टेट का भी है, क्योंकि उसे स्टेट भी का भी कोई है, वो एक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या वो जराए नहीं वो है, जरा वो नहीं है पोर्टल नहीं इवन है। कि वो यही नहीं पता ना कि जाना कहाँ है, डायरेक्शन नहीं हमारे है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपके, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप किसी भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में चले, हाँ। वहां पर मुझे एक भी कैरियर काउंसलर दिखा दे, क्या वहाँ ये पोजीशन एग्जिस्ट करती है? ये एक बहुत नहीं। बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ। आप अगर क्योंकि आपका भी ताल्लुक रहा है इस इंडस्ट्री के साथ, तो आप जाके चेक करेंगे, पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये है ही नहीं, है ही आप नहीं। बच्चे ने खुद से चूज किया। आप बड़े बड़े कॉलेजेस में चले जाएं, वहां पर ये पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, कैरियर काउंसलर होते ही नहीं है, तो वो होते ही नहीं है, तो वो आपको गाइड भी नहीं नहीं करते। कर सकते। अब आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कहीं से ले ली, थोड़ी कहीं से ले ली, आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेके जब फैसला करते हैं, तो वो इनकम्प्लीट फैसला होता है। बिल्कुल। आपने दूरअंदेशी नहीं देखी होती, आपने उसके कॉन्सिक्वेंसीज नहीं देखे होते, और फिर हर इंसान ना सब कुछ नहीं कर सकता। आपको उस बच्चे की असेसमेंट भी करनी पड़ती है, वो बच्चा क्या काबिल है इस कोर्स को करने के लिए। एक बच्चा जो देखें, अल्लाह ने सबको एक अलग सलाहियत दी है, अलग स्पेशलिटी दी है, सबको एक जैसा नहीं बनाया। तो एक बच्चे की शुरू से मैथ्स वीक है, और वो पीयर प्रेशर में आके इंजीनियरिंग में किसी तरह एडमिशन ले भी लेता है, वो पास नहीं कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल। और अगर आप किसी को, बच्चे को उर्दू लिखना ही नहीं आती, और आप पैशन के चक्कर में उसको कैलीग्राफी में लगा देते हैं उर्दू की, तो वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सो आर्ट्स भी एक्सपर्टीज के साथ होता है, स्पेशलाइजेशन के साथ होता है, इसी तरह साइंस भी पैशन तो चाहिए, बट वो कैपेबिलिटीज भी चाहिए। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि ये एक सबसे बड़ी मिसअलाइनमेंट है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया डिटेल में। अच्छा, अगर हम थोड़ा टेक्निकल साइड पे भी इस चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है? जो यूनिवर्सिटी है वो एक सर्टन, चले बच्चा आ गया, अब वो अनअलाइंड ही आ गया, ठीक है, काउंसलर भी नहीं है उसके पास, क्या एकेडमिक कोर्सेस, हम हर कोर्स की जब स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं, आपको पता है 40 से 48 कोर्सेस आपके बीएस के लेडर में जो पढ़ता है वो 16 साल में पढ़ता है, क्या उसमें भी उसको वो चीज़ नहीं समझ आ रही? यानी मैं ये सोचती हूँ कि चलो एक इस पे तो हम बिल्कुल बात करेंगे, जैसे हमने काउंसलिंग लाउंज का भी प्लेटफॉर्म आपने बात की, हमने भी जब सोचा तो यही हमारा विजन था कि कहीं ना कहीं गाइडेंस होनी चाहिए, लेकिन वो इतना केओस है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि
चलें, आप ये कहते हैं ना 100% ना हो, लेकिन ऐसा क्या करिकुलम है और हर सब्जेक्ट वाइज़ थोड़ा-सा हमें यूनिवर्सिटी के हम पैरामीटर्स में जाके बात करते हैं कि डिज़ाइन क्या है? और उस डिज़ाइन में ऐसा क्या फ्लॉ है या कमी है जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए कि एट लीस्ट कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कहीं कुछ तो हो? अ, इस पे सही जवाब दूँ तो वो शायद कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कोई बात नहीं हम देखिए ये सारी दुकानें हैं हाँ, हाँ, और ये सारी दुकानें खुली हुई हैं प्रॉफ़िट के लिए। ठीक है। ठीक है, ये कहने की बात है कि हमारे पास जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो नॉट फॉर प्रॉफ़िट होती हैं, लिखा हाँ, होता है बड़ा-बड़ा। बट वो मैंने बीकॉम में एक बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस की, हुँ, आपने पता नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो उसमें तीसरे चैप्टर में पहली लाइन में लिखा हुआ है, द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ बिज़नेस इज़ इज़ प्रॉफ़िट। प्रॉफिट, मेक सेंस। और हमारे पास ये सारी दुकानें हैं, ये सारे बिज़नेसेस हुँ, हैं। हुँ, अब वो दुकान खोल के बैठे हैं, वो बच्चे को तैयार नहीं कर रहे, हुँ, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हुँ, वो जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो उस हद तक कर रहे हैं हुँ, क्योंकि पैसा चाहिए। ठीक। अगर बच्चा रिपीट कोर्स करता है तो उसको डबल पैसे मिलते हैं यूनिवर्सिटी को। हाँ, तो अच्छ बात ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे मैकेनिज़्म्स हैं, हाँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। बट ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे कर लें, एक आप माइंडसेट। माइंडसेट चले जाएँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, आप बच्चे को पता ही नहीं होता जाना कहाँ है, फॉर्म कहाँ से भरना है। हाँ, कुछ भी नहीं तो पता। हज़ारों ऐसे चैलेंजेस हैं यूनिवर्सिटी साइड पे भी कि बच्चा तो आ जाता है, हुँ, उनकी अच्छी एडवर्टाइज़मेंट देख के, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, हुँ, बट उसको पहली क्लास में पता चलता है कि अब मुझे करना क्या है पता कहाँ नहीं। आ गया, हाँ, क्यों आ गया? हाँ, इत्तेफ़ाक हुआ है, मैंने अक्सर बच्चों से पूछता हूँ भाई क्यों एडमिशन लिया था? हाँ, डिफरेंट सेमेस्टर्स में, डिफरेंट कोर्सेज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, या स्पीकर सेशन के लिए भी जाता हूँ जहाँ, तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ। हुँ, तो 4-4 5-5 बल्कि 8 सेमेस्टर्स पढ़ने के बाद भी बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैंने व्हाई एडमिशन क्यों एम आई लिया हियर? हाँ, बिल्कुल। और मैं ये प्रोग्राम करके करूँगा क्या? हाँ, ना कोई तैयारी है, सबकी सीवी देखेंगे तो ऐसी लगती है कि सबकी एक यूनिफ़ॉर्मिटी जैसी है। है। बिल्कुल, मतलब सबसे ज़्यादा यूनिफ़ॉर्मिटी सीवीज़ में मिलती है। स्पेशली हाँ, सबने बीबीए किया है और एक्सपीरियंस में नथिंग और और करना क्या है? सबने लीडरशिप रोल पे जाके सीईओ बनना है। भाई सब सीईओ बनेंगे तो नौकरी कौन करेगा? कैरियर कौन डेवलप करेगा? तो सीईओ बनने के लिए एक जर्नी है 20-25 हाँ, साल की। ज़ाहिर है। उसके लिए आज आपको तैयार होना होता है। आज वो आपको प्रोसेस है पूरा उस वो। प्रोसेस से गुज़रना होता है, वो टफ टाइम देखना होता है। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होता है। क्योंकि पता नहीं है करना क्या है। तो देखिए मेरा एक ज़िंदगी में असूल है कि जब तक आपको पता ही नहीं है आउटकम क्या है, तो आप मुझे बताएँ तैयारी कैसे करेंगे? हुँ, हुँ, सो ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता। ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव बच्चे को दिया ही नहीं गया हुँ, कि 4 साल में वो कैसे पढ़ेगा। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि बीबीए अगर आप कर रहे हैं, तो आपको पहले दिन सीईओ बन के सोचना होता है। हुँ, हम तो उसको नौकर बना के पढ़ाते हैं 4 हुँ, साल तक हुँ, कि तुम्हें मार्केटिंग मैनेजर बनना है, तुम्हें कोऑर्डिनेटर बनना है। वो सीईओ की तरह सोचता ही नहीं है, उसकी अप्रोच ही नहीं होती सीईओ वाली। और अगर आपने इंजीनियर बनना है, तो आपको पहले दिन बताना होता है कि यू आर एन इंजीनियर। यू आर एन इंजीनियर, आपको कैसे बिल्डिंग्स बनानी है, क्या करना है। सो वो थॉट माइंडसेट, माइंडसेट पहले दिन विज़न। सेट करना है। हाँ, हम टाइम बर्बाद करते हैं बच्चे का भी, यूनिवर्सिटी का भी, सोसाइटी का भी, हुँ, हुँ, क्योंकि जो ज़िंदगी से 1 साल गुज़र गया, वो वो वापस नहीं गया, आने वाला। बिल्कुल। सो हाँ, बच्चे को मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास एक अच्छा काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए। हुँ, जब एडमिशन हो गया या एडमिशन से पहले उस बच्चे को बैठ के उसकी असेसमेंट की जाए, उसके प्रोटोकॉल्स अब तो डिजिटली भी हो जाती है, उससे सवालात पूछे जाए 50-60, उन सवालात की बेसिस पे डिसाइड किया जाए कि इसका पैशन क्या है। फिर पेरेंट्स को भी बुला के समझाया जाए कि जी आपके बच्चे का ये पैशन है, इस तरह ये बच्चा ग्रो कर सकता है, आप इसको इस प्रोग्राम के बजाय इस प्रोग्राम में एडमिशन लेके दें। फिर जब वो बच्चा आगे आएगा ना, हाँ, आपको फिर वो सक्सेस नज़र आएगी और फिर इस कौम की आप तरक्की को रोक नहीं सकते। बात जब हाँ, बेस्ट फिट होगा, आपके पास स्ट्रेटेजिक फिट मौजूद होगा और सबके बैगेज में राइट पैकेज होगा ना, तो आपको चीज़ें भी मिलेंगी, आउटकम भी मिलेगा। बिल्कुल।
अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई, 2 चीज़ें मैं आपने अकेडमिया के इस पे हमने जब भी प्राइवेटाइज़ेशन होती है, उसका जो एक वन ऑफ द फैक्टर है, ये बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो बिज़नेस या कहीं न कहीं उस रेस में आता है। अब उसमें क्योंकि ये ग्लोबल ही है, यानी आपके जो टॉप नॉच इवन यूएस के भी इंस्टीट्यूट्स हैं या बड़े से बड़े दुनिया के ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आस्क फॉर द हेवी मनी और उसकी कॉस्ट पे वो एडमिशन्स होते हैं। आई एग्री टू दैट। और उसका अगर आप काउंटर आर्गुमेंट देखते हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं कि या तो स्टेट ओन्ड एजुकेशन हो, जो कि 12वीं तक तो पूरी दुनिया में दिया जाता है, बहुत सारी जगहों पे, पाकिस्तान में भी एजुकेशन फॉर ऑल। लेकिन उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, उसे क्योंकि वो एक करियर ऑप्ट करा है, एक जो जो इसके पीछे एक जो फ़िलॉसफ़ी है, तो वो उसकी कॉस्ट भी पे कर रहा है, एक ये है। और दूसरे जो स्टेट ओन्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर उनको एड दी जाती है, क्योंकि पैसा तो कहीं न कहीं से सस्टेनेबिलिटी मॉडल के लिए चाहिए। मैं इस चीज़ पे मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इट इज़ ओके बट नॉट टू बी ग्रीडी, ठीक है? अगर आपको एक सस्टेनेबल मॉडल के लिए आपको चलाना पड़ रहा है और आपको ज़ाहिर है आप चाह भी रहे हैं कि आप एक एक्सीलेंस एंड क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें, देन यू हैव टू डू द फॉर हुँ, सस्टेनेबल मॉडल लिटिल बिज़नेस साइड आल्सो। जो जो सोशल एंटरप्राइज का मॉडल है कि आपने ये भी देखना है कि हम जो निकाल रहे हैं, जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, जो आपकी बात है उससे भी मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो विजनरी नहीं है। भले पैसे ले, मैं कहती हूँ, अगर उसको उस चीज़ से सस्टेनेबिलिटी मिल रही है, लेकिन उसके बाद वो जो प्रोडक्ट निकाल रहा है या जो उस पर काम कर रहा है या अलाइनमेंट है, वो नो डाउट बहुत मिसिंग है। अब हमारा जो रोल है, मुझे ऐसे लगता है कि जब आपने यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, आज से नहीं, गोरों का तो हज़ार मतलब हज़ार साल पहले पुरानी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और तो उसमें वो जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या था कि एक आपने ब्रेन इंटेलेक्ट प्रोड्यूस करनी है, और उसमें उन्होंने ये पूरे डिज़ाइन, हायर एजुकेशन और ये पूरी फ़िलॉसफ़ी वहाँ से हमारे पास इमर्ज होती। जब हम ये होते 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 यहाँ पहुँच गए, तो हमारा इंटेलेक्चुअल पार्ट या वो वाली साइड तो निकल गई कि उसका विजन क्या है, हमें प्रोडक्ट क्या लाना है, और उसके पीछे ज़ाहिर है पूरी हुँ, नेशंस जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने काम भी किया और उनके प्रोडक्ट्स लोग ऐसे बने भी, यानी बड़े बड़े ऐसे लोग थे, चंद थे जो ड्रॉप आउट्स थे और उनका नाम हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उनके पास बेस्ट ब्रेन्स थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ से निकल के और इंडस्ट्री में परफॉर्म किया। अब हम जब अपने मुल्क में आते हैं, हमने उसका खाका तो लिया है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अब मेरा जो प्रॉब्लम है ना इस सारे सिस्टम से, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वही बात जो आपकी, कि हम क्योंकि हमने विजुअलाइज या विजन नहीं दिया। अब इसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी रहे, तो क्या ये इंडस्ट्री के उस पे आता है या गवर्नमेंट जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर पाई है, मुल्क को कोई डायरेक्शन नहीं है, क्या ऐसा कियोस क्यों है ये? मतलब ये, क्योंकि इंडस्ट्री वाले के पास जाओ तो वो कहता है एकेडमिया वाले का मसला है, एकेडमिया वाले के पास जाओ तो वो कहता है इंडस्ट्री हमसे अलाइन नहीं होती, जो भी उनके अपने थॉट प्रोसेस है। तो हम एक्चुअल मसला क्या है? एक्चुअल मसला जो है ना कोऑर्डिनेशन है और हुँ, विलिंगनेस है। ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, ये 1 2 3 जैसे लिखा जाता है, ये इतना आसान है। आपको एकेडमिया, बिज़नेसेस हाँ, और गवर्नमेंट, हाँ। एबीजी, इन तीनों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है और उसमें से एक्सपर्ट्स को बिठाना है। हुँ, नॉट कि जो पोज़ीशन पे हैं, बस हैं, वो तरक्की पाते हुए फॉरएवर। पहुँच गए, उनको नहीं, एक्सपर्ट्स को बिठाना है और अपने कोर्सेज़ को, अपनी एजुकेशन को डिज़ाइन करना है। अच्छा, पॉलिसी बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपको बहुत अच्छी पॉलिसी बना के दे दूँगा पाकिस्तान के लिए। हुँ, आप मुझे 15 दिन दे दें, मैं आपको दुनिया की बेस्ट पॉलिसी बना के दे हुँ, दूँगा। पॉलिसी को एग्ज़ीक्यूट करना बहुत बड़ा इश्यू होता ऐसा है ही। और फिर उसके क्वालिटी चेक्स करने, हाँ, उसको सस्टेनेबल बनाना बहुत बड़ा मसला होता है। तो पॉलिसीज़ तो हमारे मुल्क में बहुत अच्छी बहुत हैं। है। आप एचईसी के पास जाएँ, इंडस्ट्री एकेडमिया की, उनके पास बड़ी-बड़ी गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं। बट क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं? उसका एक पार्ट भी नहीं हो रहा, अलाइन सो ही नहीं। एक मुझे बचपन में एक मिसाल होती थी। हुँ, हमारे यहाँ एक वक़्त था, बहुत छोटा था, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे हमारे गाँव। हुँ, तो रोड पे सुबह-सुबह ना चूना लगाया जा रहा था। अच्छा। तो
मैं निकला अपने चाचू की दुकान से तो पूछा ये चूना क्यों लगा रहे? कहते जी परवेज मुशर्रफ साहब आ रहे हैं और वो प्रेसिडेंट भी थे उस वक्त। अच्छा। तो मैंने कहा वाह यार। तो मैं कुर्सी लगा के वहां बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद गुजरेंगे, थोड़ी देर बाद गुजरेंगे, सुबह से शाम हो गई, परवेज मुशर्रफ साहब नहीं आए। सही। एक पुलिस वाला खड़ा था, वो भी स्टैंड बाय खड़ा था सुबह से। अच्छा। सारे लाइन से खड़े थे, हर 2 फुट पे एक पुलिस वाला था। मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा वो कब आएंगे परवेज मुशर्रफ साहब? कहते, वो तो आएगी भी और चले भी गए। तो मैंने कहा वो गुजरे तो नहीं? हाँ। कहते वो यहाँ थोड़ी आने थे, हाँ। वो तो स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पे आए, हेलीकॉप्टर पे चले गए। तो मैंने कहा आप सुबह से क्यों खड़े हुए? हाँ। कहते जैसे आप बैठे हुए देख रहे थे हम भी ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। तो मुझे फिर समझ आई वो चूना रोड पे, जो चूना था रोड पे नहीं लगाया जा रहा था, लोगों को लगा एक्चुअली लोगों को लगाया जा रहा था। सही है। सो आज तक वो 20 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ हर जगह पे वो चूना ही लगाया जाता है। अब वो कभी रोड पे लगाया जाता है, कभी हमारे दिमाग पे लगाया जाता है। तो पॉलिसीज बहुत सारी हैं, पॉलिसीज का इशू नहीं है, एक्सपर्ट्स का भी इशू नहीं है, विल का इशू है। विलिंगनेस क्या विलिंगनेस है सिस्टम को बेहतर बनाने की? मुझे ये लगता है कि अगर इस सिस्टम को आपको बेहतर बनाना है तो आपको एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करनी होगी। जैसे आप दफा 144 लगा देते हैं हर 2 हफ्ते बाद, तो इस तरह आप कोई एजुकेशन का भी दफा लगा दें और इमरजेंसी लगा दें और बोलें कि चलें जी अब ये 1 साल जो है ना, एजुकेशन इमरजेंसी है इस मुल्क में और हम जो है सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हम बेहतरी पे फोकस करेंगे, पूरी कौम को एक टास्क पे लगा दें कि आए जी अच्छी एजुकेशन पे काम करते हैं। आई एम श्योर हम इस एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ उसके लिए विलिंगनेस चाहिए, हमें सिस्टम्स को ठीक करना है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। आप सिंध यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप अगर उनके सिर्फ जो हॉस्टल्स बने, जो खाली फैसिलिटीज पड़ी हुई हैं, वहां पर आप लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। मैं कभी कभी कराची यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस वक्त भी 1 लाख और बच्चों को अकोमोडेट किया जा सकता है कराची यूनिवर्सिटी में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, विलिंगनेस का और एक स्ट्रेटेजिक विजन का इशू है। सो हमारे सिस्टम में अगर ये 2 चीजें आ जाएं तो हम इस निज़ाम को भी बेहतर बना सकते हैं और फिर हमारा जो एकेडमियाँ है, कैरियर ग्रोथ है बच्चों की, वो भी ऑटो पे हो जाएगी। और दूसरा हमें इंसेंटिव बेस सिस्टम लॉन्च करना होगा स्कूल्स में। पहले तो छोटे स्कूल्स में हम कहते हैं जी मॉनिटरिंग नहीं होती। आप देखें आज हम 21वीं सदी में बात कर रहे हैं, जब अमेरिका अगर यहाँ पर कोई छोटी सी मूवमेंट हो रही है तो वहां से मॉनिटर कर सकता है। तो मैं कराची में बैठ के अपने सिंध के स्कूल या लाहौर में बैठ के पूरे पंजाब के स्कूल एक डेस्क से क्यों नहीं मॉनिटर कर सकता? अगर कराची में लेट्स सपोज सिंध में अगर 500,000 स्कूल हैं, जिस तरह हम गाड़ियों को मॉनिटर कर रहे हैं, ई चालान कर रहे हैं, कैमरास लगा दिए, इस तरह हर स्कूल में कैमरास लगा दिए जाए क्लास में और उनका एक मॉनिटरिंग सेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना दिया जाए और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मॉनिटरिंग हो रही है उसका सेल कराची में बना दिया जाए। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 26-27 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसको आप रियल टाइम पे मॉनिटरिंग पे लगा दे। मैं कहता हूँ ना कोई घोस्ट टीचर रहेगा, ना कोई घोस्ट स्टूडेंट रहेगा। ये निज़ाम टेक्नोलॉजी से ठीक हो सकता है और जब ये निज़ाम नीचे से ठीक होना शुरू हो जाएगा तो ऊपर वो ऑटो पे उसका इम्पैक्ट आने लगेगा। उस बच्चे में भी शऊर होगा, उस उस्ताद में भी शऊर होगा और सिस्टम भी सपोर्ट करेगा फिर उस विजन को। बिल्कुल बॉटम अप वाली जो चीज़ होती है और उसमें भी जो हमारी बात आ रही है, जो निज़ाम देखें जो गड़बड़ हुई है वो पॉलिटिसाइज होने की वजह से हुई है और गवर्नेंस की वजह से हुई है कि आपने उन असातिज़ा या उन सिस्टम्स को आपने सियासी और चीज़ों में हमने इंगेज कराया और ये बड़ा क्लियर हमें पता है कि जो भी एजुकेशन में टीचर है वो जो है जाके और पोलिंग स्टेशन पे भी खड़ा है और सारे छोटे से छोटे पोलियो मुहिम में भी वो जा रहा है। यानी ऐसी चीज़ों के लिए उसको इंगेज किया जा रहा है जो उसका डोमेन नहीं है। इट मीन्स कि हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस है वो नहीं है। एजुकेशन इमरजेंसी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मैं आपको बताऊँ 2014 में मेरे एक फ्रेंड हैं, उन ये आर्टिकल्स लिखते हैं सरडॉन में, तो वहाँ से ये वर्ड तो इमर्ज हो रहा है बट हमारी इमरजेंसी भी हमारी तरह सुस्त है। मुझे लगता है कि वो भी नाम की इमरजेंसी है लेकिन काम उसमें उस तरीके से नहीं है। मैं क्योंकि इस ग्राउंड में बड़े क्लोजली रही हूँ तो मुझे जो कुछ चीज़ें नज़र आई, 2-3 चीज़ें
एक तो ज़ाहिर है हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कि हमारा बिलीफ जो है ना वो ये है कि, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब वो ये बढ़ भी रहा है, अदर फैक्टर्स, कि तालीम से कुछ नहीं होगा। ये आपने भी सुना होगा कि जो लर्निंग, ये नहीं कहा जाता कि लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए या टेक्नोलॉजी के थ्रू या अदर जो भी हम्म, हमारे एडवांस्ड मेथोडोलॉजीज हैं उसको करके तालीम को इम्प्रूव किया जाए। वो ये कहते हैं कि तालीम से ही फ़ायदा नहीं है, डिस्कार्ड कर दो। और जब हम हायर एजुकेशन, क्योंकि हम इंडस्ट्री और एकेडमी की बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे डिबेट चल रही होती है कि व्हाई शुड वी गेट इनटू यूनिवर्सिटीज़। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि मिलीनियर हो तुम, यूनिवर्सिटीज़ में मत देखिए जाओ। इसका ना बड़ा बेहतरीन जवाब है, मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट करके जवाब दूंगा। हाँ, क्योंकि हमें एजुकेशन डिग्री खत्म नहीं करनी, एक्चुअली तालीम के बगैर अंधेरा है, तालीम के बगैर ऐसे कुछ ही भी नहीं है। हाँ, बट क्या हम इस तालीमी निज़ाम को बेहतर नहीं कर बेहतर, सकते? वो बेहतर एग्जैक्टली। कैसे कर सकते कि क्लास 5 से फ्रीलांसिंग पढ़ाना शुरू कर दो। क्लास 5 के आप कोर्स आउटलाइन में फ्रीलांसिंग डाल दो। अब बच्चा जब 9th 10th क्लास तक पहुंचे तो वो फ्रीलांसिंग में भी एक्सपर्ट हो जाए, और वो जब दुनिया के काम करना शुरू हो जाएगा, फ्रीलांसर बन जाएगा, उसको आईटी स्किल्स सिखाना शुरू कर दें, उसको टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल, वोकेशनल, कितनी वोकेशनल और स्किल्स स्किल्स सिखाना हैं, शुरू कर दें। सेट ऑफ और इन स्किल्स। सारी हमने चीजों को ना ऑप्शनल रखा हुआ है, हाँ, हमें इनको मैंडेटरी करना कंपल्सरी होगा, करना चाहिए। कंपलसरी करना होगा। जैसे हम सिंधी पढ़ाने को कंपलसरी कर सकते हैं, इस तरह हम टेक्निकल एजुकेशन को कंपलसरी क्यों नहीं कर हाँ, सकते? हर बच्चा चाहे उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन उसे कोई उसे ना कोई हमें टेक्निकल टेक्निकल एजुकेशन देनी एजुकेशन है। आनी चाहिए, और वोकेशनल आना और चाहिए। हाँ, अगर हमने आज से अगले 10 साल तक अपने बच्चों को क्लास 5 ऑनवर्ड हमने टेक्निकल एजुकेशन देना शुरू कर दी, तो जैसे कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के गवर्नर ने कहा था कि हमें 1 लाख जॉब्स कहा था क्रिएट करनी होंगी, शायद। या 30 लाख, हाँ, 30 लाख जॉब्स क्रिएट करनी होगी। मैं कह रहा हूँ 30 लाख बच्चों को क्रिएट करना होगा। जॉब्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मौजूद है। अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मौजूद है। आज आप लिंक्डइन पे चले जाएं, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, हजारों जॉब्स हाँ, पड़ी हुई आपको हैं, पता है, आप खुद लोग एचआर, नहीं है, हम अब इसी पे आते बेस्ट हैं। फिट मौजूद नहीं है। हाँ, तो हमें अभी अगर तैयार करेंगे तो अगले 3-4 सालों में, 5 सालों में हमारे पास आउटकम आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो आज अगर हम नर्सरी पे काम करेंगे तो 10 साल बाद आउटकम मिलेगा। ऐसा ही। सो उस 10 साल को जब हम शुरू करेंगे तब से 10 साल हाँ। लगेंगे। अच्छा, ये जो हम एजुकेशन में कहते हैं कि बेसिक जब आपकी फाउंडेशनल लर्निंग हो जाए ना, यानी जो बच्चे को बेसिक लिखना पढ़ना हम्म, और जो बेसिक उसको आ जाए चीज़ें, उसके बाद वो तैयार हो सकता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल टेक्निकल स्किल्स। क्योंकि अच्छा, अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ कि हर बच्चे का दिमाग भी मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं है हर कोई एकेडमिया उसके लिए ही बनाओ कि वो थ्योरेटिकल, और फिर थ्योरी भी आप में क्या पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन ना, कि अब आपके क्योंकि इतनी तेज़ी से शिफ्ट हुआ है, जो हमने 100 साल पिछले थ्योरी पढ़ी है वो एक सर्टेन लेवल तक इंट्रोडक्टरी तो ठीक है, फिलॉसफी, हिस्ट्री, लेकिन जो आगे की चीज़ें फ्यूचरिस्टिक करिकुलम, अगेन मैं उस पे आऊंगी, तो उसके हवाले से आप क्या कहते हैं इस सारे? देखिए चीजें मौजूद है स्टिल। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा देखना होगा कि सिर्फ स्कूल्स पे डिपेंडेंट ना हो या यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेजेस पे। आप अगर ये मोबाइल आपके पास है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन एसेट है। इस मोबाइल में आपके पास अगर 3G 4G 5G मौजूद है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, दुनिया का जो टॉप से टॉप कंटेंट है आपको मिल जाता है, रोड मैप्स मिल जाते हैं, कैरियर काउंसलिंग मिल जाती है। सो हम अगर रील्स और सीरियल्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर ले, थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट अपनी मौजूदगी में, हाँ, बच्चा अकेले में नहीं पढ़ेगा, हाँ, अपनी मौजूदगी में उसको अगर हम इंटरनेट से भी कंटेंट दिखाना शुरू कर दें तो उसको रोड मैप मिलना शुरू हो जाएगा, एक आइडिया होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ एजुकेशन से आगे नहीं बढ़ता बच्चा, आर्ट एंड क्राफ्ट कराना शुरू कर दे। इट इज मैंने आल्सो अपने पार्ट ऑफ बच्चों को एजुकेशन। 1 महीना हुआ है, हाँ, उनको मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट कराना शुरू कर दिया है। मैंने उनको कैनवस लेके दे दिए 6 इंचेस वाले, और वो 50 रुपीज का कॉस्ट होता है, और कलर्स लेके दे दिए। सिर्फ 15 दिन में मेरे बच्चे ने 24 पेंटिंग्स बनाई हैं, और देखिए, वो पूरे कमरे को ब्यूटीफाई कर दिया। और मैं देख रहा हूँ कि हर पेंटिंग के साथ उसका स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रहा इनहेंस है। हो रहा है। और वो जो 2 घंटे मोबाइल में रील्स देखता था बच्चा,
अब वो 2 घंटे उस आर्ट एंड क्राफ्ट पे लगाता है क्रिएटिविटी उसकी डेवलप और होगी ना। हजारों किस्म के आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते हैं। तो हमें पेरेंट्स को भी अब ये सोचना होगा इस दौर में, जब हम कह रहे हैं कि जी बच्चे मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हाँ, या एजुकेशन जो है गैजेट से डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम क्यों ना एजुकेशनल रीइन्वेंट करें। एक्टिविटीज करवाना शुरू कर दें। हमें थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाना हाँ। होगा। ये सारे काम पहले होते थे। होते थे। और दूसरा ये कि मैं तो उस पे हूँ कि वाई नॉट स्कूल। देखें, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आपका जापान है, जो बेस्ट आपके एजुकेशन के सिस्टम्स दुनिया में चल रहे हैं ना, जिन्होंने इसी तालीम को लेके तरक्की भी की है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को सिर्फ एक हार्ड कोर करिकुलम पे नहीं लगा दिया कि किताबें ला दें और रट्टा लगाएं। मसला वही बात घूम फिर के आती है कि वो स्कूल क्यों नहीं स्पेस दे सकता है कि वो बच्चा क्रिएटिव हो। इवन अगर वो गैजेट इस्तेमाल कर रहा है तो एज अ लर्निंग एड इस्तेमाल करे, ना कि एज अ रील्स इस्तेमाल करे। वही बात है कि घूम आपके फिर पास के जब रोड मैप नहीं होता ना, और पेरेंट्स भी, ये जो यंग पेरेंट्स हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, एक दो लोगों की वो जो फैमिली सिस्टम होता था, अब वो भी नहीं रहा। अब आप देखिए ना, 2 बंदों की फैमिली है, दोनों को कमाना है। हमारे पास 80% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में या गरीबी की लकीर से नीचे है, तो कमाना भी उनके लिए बेसिक नेसेसिटी बेसिक है। है। हाँ। अब उसके लिए उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। अब बच्चों को कैरियर ग्रोथ या हम जब कैरिकुलम एक्टिविटीज की बात करें, तो उन पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों को दे। सो ओवरऑल एक सिस्टम का भी इशू है, ओवरऑल इस सिस्टम भी शिफ्ट एनवायरनमेंट हुआ का भी है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ भी है। इशू है। सो स्टिल अगर विलिंगनेस हो, जहाँ चाह होती है वहाँ राह हाँ, होती है, बिल्कुल ऐसा ही। विलिंगनेस हो, आज भी वो पेरेंट्स इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। हाँ। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे भी उतनी ही आती है जितनी इस सिस्टम पे आती है, जितनी इस एजुकेशन सिस्टम पे आती है, जितनी गवर्नमेंट पे आती है, जितनी स्कूल्स पे आती है, जितनी यूनिवर्सिटीज पे आती है। इक्वली पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को उठानी होगी। जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तो सबसे पहला जो किरदार बच्चे को बर्बाद करने में वो पेरेंट्स है। हाँ, पेरेंट्स को ये स्टार्ट करना होगा, कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। अच्छा, इसमें 2 चीजें आती हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखती हूँ कि इंडिविजुअल तो जिसने जो करना है वो अपने उस पे, मैंने देखा है कि जिसकी कैपेसिटी होती है, मेजॉरिटी बेचारे पेरेंट्स, क्योंकि देखें ना, उनके लिए भी मैरिज भी एक्सीडेंटल है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तो हर चीज़ एक्सीडेंट है ना। फिर बच्चा पैदा एक और एक्सीडेंट है। अब वो भी लर्निंग बाय डूइंग चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अगेन हमें कोई भी पीछे की, पहले जो एक स्कूल ऑफ थॉट था कि, पर मैं इस पे करेक्ट करना चाहूंगा, 60% लोग बाय एक्सीडेंट मैरिज नहीं करते, बाय शॉक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये आखिरी डेस्टिनेशन है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर मामला जो है ना, खराब ही वहीं से होता है। फिर शॉक लगते हैं। हाँ, फिर शॉक लगता है। अच्छा, असल बात नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था, ये सारी बात का, कि क्योंकि एक पहले जो हम बात करते थे कि एक जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी, वहाँ पे बड़े होते थे, वो थोड़ा बहुत बताते वो भी अपने हिसाब से ही थे, लेकिन चलो एक सिस्टम था। अब जो ये डिस्कनेक्ट आया, एंड देन शादी को हमारे यहाँ, आप सही कह रहे हैं, हम ओवरली रोमांटिसाइज करते हैं, वो एक अलग हम टॉपिक पे जा रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि बच्चा तो आ गया ना दुनिया में, ठीक है, अब आप मेंटली रेडी नहीं है या इमोशनली रेडी नहीं है, तो आपके पास चीज़ आ गई। अब फिर दूसरी, उस को गाइडेंस भी तो नहीं है ना, पेरेंट को भी किसी ने नहीं बताया, उसके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसे बाहर के मुल्कों की मैं बार बार इसलिए एग्जांपल देती हूँ हर चीज़ में, कि उन्होंने उस चीज़ का भी इंस्टीट्यूशन बना लिया, उन्होंने मैरिज काउंसलर्स भी बनाए, उन्होंने पेरेंटिंग काउंसलर्स भी बनाए, उन्होंने हर चीज़ को, अगर उन्होंने कहा कि अगर हम इस प्रोसेस को आगे लेके चल रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली को भी, तो उसका भी सस्टेनेबिलिटी मॉडल उनके पास है। अनलाइक अस, कि हम उस भाग दौड़ में तो जा रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं, लेकिन हम उसको फिर सस्टेन करने के लिए या उसको आगे बेहतर बनाने के लिए फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब ही तो फिर वो लोग हमारे एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने हमारे बड़े बूढ़े ऐसे कहते थे। भाई, बड़े बूढ़े चलो उस जमाने के थे, मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि जो चीज़ आगे बढ़ी है, प्रोग्रेसिव हो रही है, उसको होने दो, इवॉल्व करो। भले आप बड़े बूढ़ों को उस ज़माने की बेहतरी होगी, उस हिसाब से वो जीते होंगे, हमारी अलग अपनी लाइफ के पैटर्न्स हैं, लेकिन उसके साथ अपना कोई इनोवेटिव आइडिया लाओ जो हमारे माइंडसेट में मिसिंग है। तो वो बच्चा बेचारा पैदा हो गया एक्सीडेंटली, वे पल भी एक्सीडेंटली रहा होता है, क्योंकि पेरेंट का सारी फ्रस्ट्रेशन या टेंशन, प्रेशर, फिर जो स्कूल जा रहा है वो सारा सिस्टम उस बच्चे के ऊपर ही क्या कहते हैं, प्रेशराइज तो हो रहा है ना। फिर पढ़ने के बाद भी उसे पता नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है। तो मैं इस सारी बात करने का मकसद ये कि इंडिविजुअलिस्टिक एक, ठीक है, आप
जैसा भी जो चल रहा है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कलेक्टिवली क्या इसमें गवर्नमेंट को कोई विजन देना चाहिए, स्टेट को बताना चाहिए कि भाई हमारे अगर 25 करोड़ आवाम है तो हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, ये एकेडमिया को करिकुलम वहाँ से जो विजन है वो आपको नहीं लगता कि कहीं पे मिस है ये पूरे प्रोसेस में? बिल्कुल है। वो अगेन जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। कोई एक हमारा कौमें तब तरक्की करती है जब उनका एक लीडर बैठ के फैसला करता है हाँ। कि हमें ऐसे करना है, और वो फिर वैसा ही होता है। बट जब आपके पास फैसले बहुत डिसेंट्रलाइज हो और निज़ाम इतना डिसेंट्रलाइज हो कि कोई स्कूल जो है बल्दिया उज़्मा के उसमें आता है, कोई सूबाई हुकूमत के कब्ज़े में आता है, कोई स्कूल फेडरल गवर्नमेंट के कब्ज़े में आता है। 10 किस्म के तो एजुकेशन हमारे सिस्टम्स हैं, कहीं सिंगल कैरिकुलम चल रहा है। ये बड़ा अच्छा निज़ाम था सिंगल कैरिकुलम, बट वो भी सिर्फ चंद स्कूलों तक महदूद हो गया, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं आ पाया। सो यहाँ जो ये विजन फ्लॉज है ना, इसकी वजह से हम आगे नहीं जा रहे। हमें एक सिंगल विजन लेके आना होगा, सिंगल कैरिकुलम लेके आना होगा, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सारे स्कूल्स में। फिर आप देखिए निज़ाम कैसे बेहतर होता है। अब जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए निज़ाम अलग है, उनके लिए कैरिकुलम अलग है, उनके लिए स्कूल्स, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं। और जो आपके पास 80% पॉपुलेशन है, असल जो क्राइसिस है ना उन 20% के लिए तो है ही नहीं जिनके पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे पास जो क्राइसिस है वो उनमें है जो 80% है, और वो एक बहुत जो बड़ा मिडिल चंक है। क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बिलो द पॉवर्टी लाइन आता है। हाँ, और अगर हम बिलो द पॉवर्टी लाइन की बात करें तो अब वो 40% से रेशियो बढ़ गया है इस मुल्क में। बिल्कुल। तो उनको कैसे ठीक करेंगे? इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 42% बच्चा वो है जिसकी एज 15 साल से लेकर 35 साल तक है। 40% वो ना आज तक स्कूल गया है, बिल्कुल। ना वो आज तक कॉलेज गया है, ना यूनिवर्सिटी गया है, ना उसने कोई टेक्निकल एजुकेशन ली है, कुछ नहीं है, फारिग वो मतलब। फारिग है। वो जो शपाटर बॉयज हैं उनकी तादाद 40% हो गई है हमारी यूथ बिल्कुल। पॉपुलेशन अब की। वो जो तो आप मुझे बताएं ये क्राइसिस नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ये पूरी का पूरा डिजास्टर है जो हम अगले सालों में और इसको बिगड़ता हुआ झेलेंगे। देख रहे हैं। और जिस स्पीड से हम फिर पॉपुलेशन, जो अभी हम बात कर रहे थे कि शादी और फिर बच्चा और फिर अनप्लान्ड, तो जिस स्पीड से हम उस चीज़ को देख रहे हैं, और उस पे फिर वही बात है, लॉज भी नहीं है कि आप जैसे चाइना ने एक पॉइंट आया कि उन्होंने कहा कि भाई 1 चाइल्ड की पॉलिसी उन्होंने बनाई, और उससे ये हुआ कि जो एटलीस्ट उस वक्त मौजूद हैं लोग, उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनका खाने का इंतज़ाम, उनका रहने का इंतज़ाम, उनका पढ़ने का इंतज़ाम, उनका हेल्थ का इंतज़ाम, वो सारी चीज़ें आप तभी बेटर कर सकते हैं जब आप उसको देखें। तो मुझे भी पर्सनली जो सो आपने मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर चाहें, हुँ, अगर हम में विलिंगनेस है तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती है, निज़ाम बेहतर हो सकता है। हम अगर हम इसको मास लेवल पे नहीं कर सकते तो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे कर सकते हैं। सो हमें करना ये होगा कि आज अगर हम ये इरादा कर ले, एक पहले तो एक पेरेंट को इरादा करना होगा कि वो अपने बच्चों को गाइडेड परवरिश देगा और वो उनको बेहतर से बेहतर इंसान और फिर उसके बाद एजुकेशनिस्ट बनाने की कोशिश करेगा। देखिए हम में दोनों मसले हैं ना, हम अच्छे इंसान भी नहीं बन रहे। बहुत सारे मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, दे हैव डन पीएचडी, और वो इंसान नहीं होते। उनमें वो बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज नहीं होती कि वो एक रिश्ते को अच्छा चला पाए या वो एक जॉब को अच्छा चला पाए या माशरे के साथ अच्छा चल पाए। सो हमें ओवरऑल काम करना पड़ेगा। जैसे एक गाड़ी का ओवरऑल होता है, पूरा इंजन का और हर चीज का काम होता है, इस तरह हमें माशरे में भी ओवरऑल करना होगा और उसके लिए इरादा चाहिए। सो बेसिक स्किल सीखना मुश्किल नहीं है। आज ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है इस मुल्क में, हजारों लाखों कोर्सेज गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है डीजी स्किल्स या नवटेक के थ्रू जो कोर्सेज हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आप हैं देखें अभी। उसमें लाखों की तादाद में बच्चे इनरोल हो रहे हैं और फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है। हमें बच्चों को मैक्सिमम जो एडिशनल स्किल्स हैं उसकी तरफ लेके जाना होगा, उनको इनरोल करें मैक्सिमम। हमें बच्चों को थोड़ा सा ह्यूमन स्किल्स पे काम करवाना होगा कि ताकि उनकी ह्यूमन स्किल्स इंक्रीज होंगी तो एक बेहतर माशरा क्रिएट होगा, आने वाली बेहतर जनरेशन क्रिएट होंगी। और इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन जो भी आप ले रहे हैं
उसके साथ एडिशनल स्किल सीखना लाजिम हो गया। सिर्फ एक बीबीए, एक बैचलर्स, एक बीई, एक डॉक्टर बन के ना आपको कुछ नहीं मिलना जब तक आपके पास एडिशनल नॉलेज नहीं है, एडिशनल स्किल्स नहीं है। यानी सेल्फ अपने ऊपर काम करने का हमें निज़ाम को भूल के हाँ। खुद काम करना होगा, अच्छा, खुद रियलाइज करना होगा कि ये वक्त की ज़रूरत है। अच्छा हम बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हम जो एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप एजुकेशन जब देते हैं ना, स्पेशली हायर एजुकेशन में बच्चा पहुंचता है, तो वो ऐसा सेल्फ टॉट लर्नर हो जाना चाहिए। यानी जो एजुकेशन का मकसद अल्टीमेटली होना चाहिए ना, जो कि नहीं है आइडियली जो बात करते हैं, कि वो खुद सीखे और वो उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि जो कोर्स पढ़ा है उसके अलावा जो उसे नज़र आ रही है। क्योंकि देखें एजुकेशन का क्या मकसद है कि टू नेविगेट थ्रू अ लाइफ। आपके लाइफ में कोई चैलेंज आएगा तो आपको कोई टीचर खड़ा हुआ नहीं मिलेगा या कोई माँ बाप भी नहीं होंगे एक टाइम पे, तो आपको वो नेविगेशन का थॉट प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड आइडिया के आगे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम, वही मैं घूम फिर के इसी वजह से हम कहती हूँ कि वो चीज़ हम सिस्टम में ही कहीं ना कहीं डालें एज इंडिविजुअल। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग भी कर भी रहे होते हैं कोशिश, ऐसा नहीं है, लेकिन वो निज़ाम में आके फेल हो जाते हैं और अपनी बेचारे अपनी फुल एफर्ट दे रहे होते हैं, लेकिन निज़ाम आपको बहुत दफ़ा हमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, आपकी बात को मैं आगे लेके जाऊंगा, टीचर्स ट्रेनिंग पे भी फोकस करना चाहिए। किसी ने अगर कोई डिग्री हासिल कर ली और वो टीचर बन गया तो ज़रूरी नहीं है वो एक बेहतर टीचर हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आगे उसने जो उसके स्टूडेंट्स हैं 30, 40, 50, 100, उनका कैरियर उसी ने बिल्ड करना है। तो टीचर्स ट्रेनिंग पे हमें फोकस करना इन होगा। इन देखिए स्पेक्ट्स हम में लाखों बच्चों को अगर ट्रेन नहीं कर सकते तो अपनी हजारों क्लास के बच्चों, टीचर्स को तो हाँ कर सकते हैं। हाँ, उन 1000 टीचर्स को जब हम ट्रेन करेंगे तो वो आगे जाके लाखों बच्चों को कैस्केड ट्रेन द ट्रेनर, हाँ ट्रेन द ट्रेनर वाला एक हमें फॉर्मूला लाना चाहिए ओवरऑल, जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके टीचर्स को। और फिर कॉर्पोरेट के साथ ऐसी अलाइनमेंट होनी चाहिए कि पूरे के पूरे बैचेस जो हैं कॉर्पोरेट में मर्ज हो जाएं, जब वो पास आउट हो तो बिल्कुल उनको जॉब्स मिल ये, जाए हाँ और उनको फैसिलिटीज़ मिले, उनको वो रोड मैप मिले। अच्छा जॉब ना मिले तो ट्रेनिंग्स मिले। अब मसला ये ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन साइड पे देखें तो वो लिखा होता है जी 24 साल का बच्चा होना चाहिए और उसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 22 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब मसला ये कि वो 24 साल वाले बच्चे के पास 22 साल का एक्सपीरियंस होता कहाँ नहीं से है, आएगा? वो कहाँ से लाएगा? हाँ, तो उसके लिए अगर हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेवल पे अगर ऑफर करें या हम मैंडेटरी कर दें ऑर्गेनाइजेशंस को, एससीसीपी की तरफ से जो रेगुलेटर है कंपनीज का, वो लगा दे कि आपने जी 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन करा, लाजमी ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके जाना है हाँ जैसे ही वो पास आउट होते हैं। तो बिल्कुल, उससे क्या होगा कि आपके पास हर 2 साल में वो 2 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के 7 बच्चे होंगे, हाँ तो फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेना आसान हो आसान हो क्योंकि जाएंगी वो एज इंडस्ट्री कम्पेयर से, टू जो फ्रेश बच्चा आके जॉब के लिए अप्लाई करता है। हाँ तो कोई भी एम्प्लॉयर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता, नहीं दे वो कहते हैं जी आपके पास तो 5 साल का यही एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। मतलब बच्चों का रोना भी शुरू में जो था, अब तो जेन जी अलग ही हमारी जोन वो में तो चल अब रही है, फ्रीलांसिंग की तरफ हाँ निकल दूसरे जाते हैं, तरफ, बट स्टिल हाँ आप देखें आपकी सिर्फ एक चंद मिलियन बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बाकी तो बहुत जो सारे हैं जो करोड़ों बच्चे जॉब हैं लेना चाहते हैं, जो काम जॉब करना लेना चाहते हैं, चाहते हैं, हाँ जिनके काम पास करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी, इंटरनेट आपके पास मुल्क में हाँ इतना वर्स्ट है कि मैं कुछ दिन पहले ट्रेनिंग करवाने गया था पंजाब के बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ इंटरनेट मौजूद नहीं था। हम सिंध की और बलूचिस्तान की बात को तो बहुत पीछे छोड़ दें। सो कहने को तो बहुत अच्छा लगता है यार बच्चा फ्रीलांसिंग कर ले, क्या उसके पास वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली और लाइट हर 12-15 छोटी-छोटी घंटे जो है चीजें, बिजली बंद होती है, हाँ तो क्या वो बच्चा मुझे क्या बताए करेगा, कैसे परफॉर्म फ्रीलांसिंग करेगा, करेगा? हाँ फ्रीलांसिंग में भी आपको कहीं ना कहीं कोई हलवा नहीं है कि आपको मिल जाता है आप वो खा के ना एंजॉय करेंगे। इट्स अ जॉब, इट्स अ जॉब एंड इट्स अ फुल मेंटल टाइम जॉब फटीग, जी। मतलब बाकायदा आपको काम है वो, डेडलाइंस पूरी करनी हाँ होती हैं, आपको अपने टास्क को कंप्लीट और करना होता है आपने टाइम पहले पे तो वो स्किल सीखनी है जो जी। आप फ्रीलांस कर रहे हैं, उसमें आपको वो एक्सपर्टीज होनी उसमें भी चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए। उसमें सो आपको ओवरऑल सीखने, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, तो सारे बच्चे फ्रीलांसिंग भी नहीं कर सकते। और जाहिर है आपकी जॉब्स मार्केट चाहे कितनी भी हम कहें लेकिन शिफ्ट होगी, लेकिन काम तो करना है ना, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी बनती हैं, आगे भी बनी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैं 2 मुल्कों में इंटरनेशनल ट्रैवल किया, वहाँ पे हमारा जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के, एक टर्की और एक मलेशिया, मैं दोनों के सिस्टम्स पे थोड़ा सा बात करूँगी, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। टर्की में हम जब गए ना,
तो उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने, अब हमारे पास भी थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स का सिस्टम आ रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी को कनेक्ट कर दिया उनके जो 5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें वो सीड यानी एक उससे लेकर मनी से लेकर, और सिर्फ मनी नहीं, रिसर्च का आइडिया, यानी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कंडक्ट करा रही है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उस स्टार्टअप के, जो उन्होंने पूरा सेंटर इंक्यूबेशन का बनाया हुआ है, और वो बहुत बड़े पैमाने पे उनका बना हुआ है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने लेवल्स रखी हुई हैं कि भाई अगर उसने यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचा दिया, तो हो सकता है वो इंडस्ट्री को प्रोग्राम मर्ज कर दे या दे दे, या वो आगे कंटिन्यू करके उसको बिजनेस में लेके जाता है। सो उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, कहने को हमारे पास भी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने इंक्यूबेशन स्टार्ट किए, लेकिन जो मैं वहाँ पे मैं टर्की में देख रही थी वो इतना डिटेल्ड प्रोग्राम था। एंड देन वो बच्चा वहीं यूनिवर्सिटी से ग्रो करते कैसे इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाता है, उसे खुद भी नहीं पता चलेगा। वो प्रोसेस से ही होते हुए यहाँ से इंडस्ट्री एकेडमिया का बेस्ट रिसर्च की, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन में प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ, वहीं के इंक्यूबेशन में आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो गया, एंड देन आप बिजनेस करते करते एंड यू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। नंबर 1, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बच्चे को उस गैप का पता ही नहीं चला। मार्केट में ही वो बहुत सारे इसमें से प्रोडक्ट आपके निकल गए, और बाकी भी जो अप्लाई करें उनके लिए पूरे अलग प्रोग्राम्स कि आप इंडस्ट्री में कैसे जा सकते हैं, उनके MOU साइन हुए हैं एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ। तो उन्होंने एक तो ये सिस्टम रखा हुआ है। दूसरा जो मलेशिया का था, उन्होंने तो 2 साल आपने पढ़ने, ठीक है, 2 साल जो है आपका प्रैक्टिकल, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने, सारे नहीं 100% नहीं, कुछ प्रोग्राम में ज़ाहिर होता है कि वो थ्योरी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उन्होंने 2 साल थ्योरेटिकली पढ़ा और 2 साल उन्होंने इंडस्ट्री में ही काम करना शुरू कर दिया। तो 4 साल पढ़ाई नहीं की, उन्होंने जाके स्किल बेस्ड लर्निंग सीखी। अब हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें, ये 2 एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपोजर इन 2 मुल्कों में था, लेकिन मैं ये और भी ज़ाहिर है और ममालिक की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी, लेकिन मुझे वही अगेन, हम पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ है, और पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री कहाँ है, और पता ही नहीं है कि पढ़ा क्या रहा है। तो हम इसको मतलब HEC से हम क्या ऐसा कर सकते देखिए, हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही चीज़ एक्सप्लेन की थी जो आपने मलेशिया का एग्जांपल दिया, कि बच्चा जब पास आउट हो जाए या ना हो, उसके बाद ही हम मैंडेटरी कर दें अपनी कंपनीज पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे, कि हर ऑर्गेनाइजेशन 100 बच्चा ले ले और उनको वो 1 साल तक 1.5 साल तक ट्रेनिंग दे। उसके बाद ज़रूरी नहीं है वो उनको एम्प्लॉयमेंट आगे कंटिन्यू करे, वो उनको सर्टिफिकेट दे जिसके बेसिस पे डिग्री इशू हो, और फिर वो बच्चे के पास जब वो अप्लाई करेगा तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। जैसे कि आज भी IBA में ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको मास्टर्स करना है BBA के बाद तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को मैंडेटरी कर दिया जाए ताकि बच्चे मास्टर्स तक कर लेते हैं और अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो ये तजलील है डिग्री की। ऐसा ही है। मेरे पास PhDs में ऐसे देखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नेटवर्क रिसोर्स की जॉब एडवर्टाइज की, तो एक PhD की CV आई 70,000 रुपए की नौकरी के लिए। तो वो मुझे पूरे सिस्टम की तजलील नजर आई कि एक बंदे के PhD करने के बाद अगर वो अनएम्प्लॉयड है और वो 70,000 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये पूरे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो अगर इस बच्चे को पहले ही लगा दिया जाता, PhD तक पहुंचने से पहले इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करवाए जाते, तो शायद ये आज अपनी एकेडमिक के साथ कर रहा होता, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस एक्सीलेंस पे भी काम कर रहा होता। तो यस, दिस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ये HEC को ही करना होगा, HEC को मैंडेटरी करना होगा। हमने तो इंटर्नशिप भी जो मैंडेटरी की है HEC ने, बगैर इंटर्नशिप के कोई भी डिग्री नहीं मिलती। हाँ, अब शुक्र है ये चीज आ गई है हमारे बट उसमें भी हम जाली सर्टिफिकेट देते हैं। अब ये भी 50% बच्चा जो है वो जाली सर्टिफिकेट देता है, जिसको यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं करवा पाता कि क्या इसने इंटर्नशिप की थी या नहीं की थी। सो हमारे सिस्टम में बहुत सारे चीजों पे सिर्फ अगर क्वालिटी चेक लग जाए, सिस्टम्स मौजूद हैं, पॉलिसीज मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं, सिर्फ क्वालिटी चेक को अगर हम इम्प्रूव कर दें और एफिशिएंट मैकेनिज्म बना दें क्वालिटी चेक का। अब तो हम जब क्या होता है, NFTs का दौर है, जब हम ब्लॉकचेन के दौर में चल रहे हैं, तो तब भी हम अगर ट्रेडिशनल तरीके से डिग्री वेरीफाई करवाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने USA से एक सर्टिफिकेशन की है
आपको अगर मैं अभी दूं तो अभी आप उसको यहीं बैठ के वेरीफाई कर सकते हैं कि कपिल कुमार ने सर्टिफिकेशन की है हाँ, या नहीं की है। उनके पोर्टल पे जाके वो कोड डाल दें, वहां पर पूरी डिटेल आ जाती है। आज भी हमें डिग्री लेके एचईसी से अलग वेरीफाई करवानी पड़ती है, मोफा से अलग करवानी पड़ती है, यूनिवर्सिटी से अलग से करवानी पड़ती है, यस, सिंध एजुकेशन बोर्ड से अलग करवानी पड़ती है। तो मुझे तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये मेरी डिग्री पे इतने सवालिया निशान क्यों? क्यों है? और हर मर्तबा जब मैं किसी वीजा के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करूं, तो 10 मर्तबा अगर मुझे वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है तो हम बहुत आउटडेटेड हैं। इसी तरह इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, इन सबको ब्लॉकचेन पे ले जाएं। हम सिर्फ ब्लॉकचेन का एक ही क्रिप्टो यूज क्यों देखते हैं? देयर आर मल्टीपल यूजेस। आप टेक्नोलॉजी बना दें और मैंडेटरी कर दें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, कि आप जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी एजुकेशन है, इस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। बस सिर्फ मेरा सीएनआईसी नंबर अगर कोई इस पोर्टल पे डाल दे, ऐसा तो एक सारा पोर्टल होना डाटा आ चाहिए, जाए, हाँ, नेशनल पोर्टल, कि मेरा सीएनआईसी नंबर डाल दें, आपके पास सारा डेटा आ जाए, मेरे पास कौन कौन सी डिग्रीज हैं, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं। फिर उसकी अलग एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगी। बट अगर हाँ, ऐसा कोई हाँ, मैकेनिज्म, हाँ, जैसे स्पेशली नादरा जो का हमने नादरा है या एचईसी है एनआईसी या नंबर इज अ यूनिक नंबर। हाँ, आप मेरी तमाम एजुकेशन को और मेरे तमाम एक्सपीरियंसेस को सब एम्प्लॉयर्स को उसका एक्सेस दे दे, वो अपना एक्सपीरियंस वहां अपलोड करे। हाँ, ऑथेंटिसिटी तो होगी। बिल्कुल नहीं। आज भी अगर जाली पेपर लेके अगर कोई घूम रहा है और उसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सिस्टम। सिस्टमेटिकली हम आउटडेटेड हैं और हम उसको नहीं कर पा रहे। आखिरी सवाल ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप कौन सी स्किल्स या करिकुलम में सब्जेक्ट्स सजेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को भी और एकेडमिया को कि वो स्किल्स बच्चों में डालें ताकि वो इंडस्ट्री में जाते हैं, स्पेशली जब एआई भी आ रहा है, दौर चेंज हो रहा है। कोई ऐसे 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या 10 आपको लगता है कि ये तकरीबन हर कोर्स के साथ अलाइन होने चाहिए, वो आपकी नज़र में कौन से हैं, ताकि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे ना पहुंचे कि खाली हाथ आया है, उसे कुछ नहीं पता। ऐसे 5 स्किल्स की अगर मैं बात करूं जो मैंडेटरी है, वो हर प्रोग्राम में होनी चाहिए। दैट इज नंबर 1 लीडरशिप, नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका स्पेशलाइज कोर्स होना चाहिए। नंबर 3 स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, बोलना आना चाहिए। अगर आपको बोलना आता है ना, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो आप परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है। चौथी चीज जो हमारे पास मैंडेटरी है वो आईटी स्किल्स, चाहे वो डॉक्टर है, आज वो रोबोटिक पे काम करता है, हाँ, चाहे वो इंजीनियर वो रोबोटिक पे काम करता है। और जो पांचवी चीज है, इंसानियत सिखानी चाहिए हमें, ये सबसे ह्यूमन स्किल्स। ये कोई कोर्स नहीं है, हाँ, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट हम बचपन में सिविक्स पढ़ा करते थे, मुझे याद है मैंने पढ़ी थी सिविक्स। तो उस तरह की सब्जेक्ट्स को दोबारा Civics, इंट्रोड्यूस बिल्कुल, करना I agree, चाहिए, हाँ, ताकि थोड़ी सी ह्यूमन स्किल्स भी आए बच्चों में, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो। तो ये 5 स्किल्स वो हैं जो आपके जॉब के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाहे हाँ कोई भी चाहे जॉब वो करें, कोर स्किल्स हैं ये। कोर स्किल्स हैं। हाँ, लीडरशिप, आप जब तक लीडर नहीं है, हाँ, आप में वो स्किल्स नहीं है, आप एक जगह पे आपको कोई आगे रुक एक्सेप्ट ही जाएंगे। नहीं करता, हाँ, आप में वो आगे बढ़ने की चाह ही नहीं होती, आप में वो डायरेक्शन ही नहीं होती। सो वो डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैंडेटरी स्किल्स है। क्रिटिकल और थिंग, आखिरी एक चीज हाँ, कि आपने जो है ना फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपने ये नहीं कहना कि ये मेरी फील्ड नहीं है, सारी आपकी फील्ड्स हैं। जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गो फॉर इट। कुछ नया सीखना है, सीख लो, कोई नया कोर्स करना है, कर लो। और सीखने की और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। मैं इंस्पायर होता हूँ हमेशा डोनाल्ड ट्रंप से। जब वो 85 में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो मैं आज 35 में कोई इरादा क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। क्यों मैं अपनी 40 में जिंदगी को खत्म समझता हूँ? ये हमारा सो यस, आप में अगर चाह है, हिम्मत है और आप में जज्बा है, मोटिवेशन है, यू कैन डू इट। जबरदस्त, आपने बड़े आखिर में हमें मोटिवेट भी किया और शुरू में थोड़ा सा जाहिर तबसरे करते दुख में चले गए थे, लेकिन आखिर वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल इफ एंड्स वेल, तो बड़ा अच्छा ये है। और यही है कि देखें, इंसान की बहुत सारी चीज़ें, इंसान के अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इंसान की सलाहियतें इंसान के अंदर रखी हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं और आगे किस डायरेक्शन में जाते हैं। सो जहाँ तक बात है,
जिन चीज़ों की जो हमारे कंट्रोल में फ़िलहाल नहीं है, हमारे कंट्रोल में ये ज़रूर है कि हम बात कर सकें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको थोड़ा-सा साइड पे रख के जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में या जो हम बेहतर करने की पोटेंशियल रखते हैं, उस पे काम करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और इंशाल्लाह आपसे आपको ऑफ द स्क्रीन तो बात होती ही है, और ऑन स्क्रीन भी आके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वेलकम, कमिंग। वेलकम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा।